गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर वेल। सो स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट इन द लास्ट क्लास वी हैव सम अप द टॉपिक। दैट टॉपिक इज केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो अपनी लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 4 यूनिट 4 कंप्लीट की है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी न्यू यूनिट। दैट न्यू यूनिट इज स्टेट्स ऑफ मैटर। तो ये स्टेट्स ऑफ मैटर यूनिट आपको कुछ हद तक इजी लगेगी फ्रॉम एज कम्पेयर टू लास्ट यूनिट। सो मैटर की स्टडी क्योंकि हमने चैप्टर 1 से ही कर रखी है। व्हाट इज मैटर? एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस and has mass is called matter. But in this unit we also discuss about the states. ठीक है, यहाँ हम सिर्फ मैटर की बात नहीं करेंगे, स्टेट्स की भी बात करेंगे। तो स्टेट्स आपको पता है बेसिकली 3 हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, जिसको हम जनरली डिटेल में स्टडी करते हैं। तो सॉलिड क्या होते हैं आपको बहुत अच्छे से पता है, आप अपनी जूनियर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि सॉलिड्स वो पार्टिकल होते हैं जिसमें सब पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ क्लोजली पैक्ड होते हैं, काफी रिजिड होते हैं, उनका इंटर न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है और इंटर न्यूक्लियर जो स्पेस होता है वो बहुत कम होते हैं बिकॉज दे आर वेरी कम्पैक्ट टू ईच अदर। ठीक है। एंड द लिक्विड की बात करें, लिक्विड के पार्टिकल सॉलिड के कंपैरिजन में थोड़े से फार अपार्ट होते हैं, उनकी फ्लूइडिटी ज्यादा होती है और उनका इंटर न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा वीक होता है क्योंकि पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर होते हैं और इंटर न्यूक्लियर स्पेस क्या होता है, काफी ज्यादा होता है। पार्टिकल थोड़े दूर दूर हैं और इंटर न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल के दूर होने की वजह से फोर्स आपस में कम होता है। नेक्स्ट आ जाता है गैसेस पार्टिकल। दिस इज ऑल्सो थर्ड स्टेट ऑफ मैटर। दिस इज इन विच द पार्टिकल्स आर वेरी फार अपार्ट टू ईच अदर एज कंपेयर टू द लिक्विड एंड these particles due to presence of a lot of space between the particles, they are very compressible nature. The compressibility in the gaseous state particles are very high. So the internuclear space particle बहुत दूर दूर है, so internuclear space between the particle is very minimum. ठीक है, आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम रहेगा। नेक्स्ट आ जाता है इंटरन्यूक्लियर फोर्स अगर कम है आपस में तो स्पेस डेफिनेटली क्या होगा, मैक्सिमम। मैक्सिमम लेवल तक स्पेस होने की वजह से उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल होती है इन द गैसियस पार्टिकल। ठीक है, नेक्स्ट नाउ वी विल स्टडी अबाउट द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा। प्लाज्मा आप लोगों ने ये स्टेट ऑफ मैटर आई थिंक आप लोगों ने 9th क्लास से रीड आउट कर लिया है प्लाज्मा। इसके अलावा एक और स्टेट ऑफ है हमारे पास बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट्स, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में BEC बोलते हैं। तो ये जो 2 स्टेट्स हैं इन्हें हम जनरली रीड आउट नहीं करते हैं ड्यूरिंग द चैप्टर। हमने चैप्टर में भी इसको कंप्लीट डिटेल में नहीं पढ़ना। इन दिस यूनिट, इस पूरे यूनिट के अंदर बेशक हम कितने भी स्टेट्स की बात कर लें, बट इस यूनिट के अंदर हमने जो कंप्लीट स्टडी करनी है वो गैसियस स्टेट की करनी है और लिक्विड स्टेट की करनी है। ठीक है, ये जो सॉलिड स्टेट्स है हमारा, ये चैप्टर हमने 12th क्लास में, फर्स्ट चैप्टर है ये 12th क्लास का, वहां रीड आउट करेंगे अबाउट द सॉलिड स्टेट इन डिटेल। बट इन दिस चैप्टर हम क्या करेंगे, सिर्फ 2 ही टॉपिक्स के बारे में डिटेल स्टडी करने वाले हैं, दैट इज लिक्विड स्टेट्स एंड द गैसेस स्टेट। और आज हम जो स्टार्ट करेंगे या भी अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा इससे रिलेटेड वो रहेगा गैसियस स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, तो अभी हम बात कर लेते हैं प्लाज्मा की। प्लाज्मा क्या होते हैं बेटा? एक्चुअली इट इज ए आयोनाइज्ड गैस। ये एक टाइप की आयोनाइज्ड गैस होती है जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट में हेल्प करती है, फ्री इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट में हेल्प करती है। इट इज ए कम्प्लीटली आयोनाइज्ड गैस, दिस इज कॉल्ड प्लाज्मा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट्स। क्या होते हैं जिसमें हम BEC बोलते हैं। जनरली दे आर कॉल्ड सुपर कूल्ड लिक्विड। इन्हें सुपर कूल्ड लिक्विड बोलते हैं और ये सॉलिड स्टेट में ही प्रेजेंट होते हैं और इसके अंदर जितने भी सॉलिड पार्टिकल बच्चे प्रेजेंट होते हैं वो अपनी आइडेंटिटी अगर उनको लूज करनी है तो वो इंडिविजुअल अपनी आइडेंटिटी को लूज करते हैं। ठीक है, इतना आपको पता हो। ये होती है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट्स, दैट इज BEC। ठीक है, नाउ वी विल स्टडी अबाउट द टॉपिक दैट इज रिलेटेड टू, अगर आपने अभी ये बात देखी है जैसे सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। यहाँ देखिए अभी आपने एक बात करी, इंटरमोलिकुलर फोर्स अट्रैक्शन जो है वो सॉलिड में मैक्सिमम है, उसके बाद लिक्विड में कम है और फोर्स ऑफ जो अट्रैक्शन है बिटवीन द पार्टिकल्स गैसियस स्टेट में बहुत मिनिमम है। तो डेफिनेटली आज हमारा जो चैप्टर है इस चैप्टर के अंदर हमने जितनी भी प्रॉपर्टी स्टेट्स की पढ़नी है वो बल्क प्रॉपर्टी रीड आउट करनी है। तो बल्क प्रॉपर्टी की बात करें तो सबसे पहले आज हमारी प्रॉपर्टी रहेगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मींस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन द स्टेट्स ऑफ मैटर। डिस्कस अबाउट द
इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, चाहे वो लिक्विड का पार्टिकल हो, सॉलिड का पार्टिकल हो, गैस का पार्टिकल हो, उनके बीच में कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होता है। और जो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होता है, इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होता है, वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है। बट अब हम कुछ स्टडी करेंगे इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, जो कि क्या होंगे, वीक। तो टुडे वी विल स्टार्ट अवर वीक इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स एंड जनरली इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल इज नॉट सो हाई, दे ऑलवेज वीक। और हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो है डिस्पर्जन फोर्स और लंदन फोर्स। नेक्स्ट है डाइपोल फोर्स, नेक्स्ट है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स एंड अनदर वन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस हमें 4 टाइप के बच्चे रीड आउट करने हैं। फर्स्ट है डिस्पर्जन फोर्स, जिसे लंदन फोर्स भी बोलते हैं। लंदन फोर्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसे साइंटिस्ट फ्रिट्ज लंदन ने एक्सप्लेन किया था, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड लंदन फोर्स। और उसके बाद है डाइपोल फोर्स, जिसे हम किसम फोर्स बोलेंगे। इसे किसम नाम के साइंटिस्ट ने इंट्रोड्यूस किया था, तो इसे किसम फोर्स बोलते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स एंड नेक्स्ट वन इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और दीज 3 फोर्सेज आर ऑल्सो कॉल्ड वंडरवॉल फोर्स। इन 3 फोर्सेज को वंडर वॉल्स फोर्स भी बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये तीनों फोर्सेस फर्स्ट एक्सप्लेन बाय द वंडरवॉल्स, दे आर ऑल्सो कॉल्ड वंडरवॉल फोर्सेस, ठीक है। इन्हें वंडरवॉल फोर्सेस भी आप बोल सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट द डिस्पर्जन फोर्स और लंदन फोर्स। बच्चा, ये कैसे पार्टिकल्स के बीच में प्रेजेंट होता है? दिस मेनली प्रेजेंट इन द नॉन पोलर पार्टिकल्स, ठीक है, जिनमें चार्ज नहीं होगा। और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और कहाँ प्रेजेंट होगा? दिस टाइप ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन द नॉन पोलर पार्टिकल्स बोल सकते हो, या नोबल गैसेस वाले पार्टिकल्स के बीच में ये फोर्स प्रेजेंट हो सकता है। इसके लिए मैं एक बेस्ट एग्जांपल ले सकती हूँ, जैसे मैंने लिया I2 का। I2 का आपको पता है आयोडीन का एटॉमिक नंबर जो भी हो, बट इसका ग्रुप नंबर 17 होता है। 17 ग्रुप की वजह से इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं, और 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन की वजह से ये आपस में दूसरे आयोडीन एटम के साथ शेयरिंग कर बॉन्ड डेवलप करता है। और दोनों बिल्कुल सिमिलर एटम होने की वजह से इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई डिफरेंस नहीं है। जब किसी 2 एटम हो और होमो एटॉमिक एटम हो, और ये जो फोर्स है जनरली होमो एटॉमिक एटम्स के बीच में प्रेजेंट होता है, मतलब 2 एटम इन ए मॉलिक्यूल एंड बोथ आर सेम। एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है और दोनों बिल्कुल सेम है, सो देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कंप्लीटली नेग्लिजिबल है। सो दे ऑल्सो डजंट हैव एनी टाइप ऑफ ए चार्ज, ठीक है। ऐसे पार्टिकल्स के बीच में, ऐसे मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई चार्ज भी नहीं होता। तो दिस टाइप ऑफ अगर मैं these टाइप ऑफ एग्जाम्पल्स आर रिलेटेड टू द डिस्पर्जन फोर्स। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं बनाऊंगी, सपोज मेरे पास 2 मॉलिक्यूल्स हैं और दोनों के दोनों नॉन पोलर है। नॉन पोलर मतलब उनपे कोई चार्ज नहीं है। एक आयोडीन ले लिया, दूसरा भी मैंने आयोडीन ले लिया, उनके पास कोई चार्ज नहीं है, और दे प्रेजेंट विद द हेल्प ऑफ इन दोनों का आपस में लगा के चलिए, आपस में कैसी बॉन्डिंग है, कोवलेंट बॉन्ड है। ये भी एक आयोडीन है, ये भी आयोडीन का मॉलिक्यूल है। या ले लीजिए ये एक नोबल गैस है, हीलियम ले लीजिए, ये भी एक नोबल गैस है। इनके बीच में चार्ज एब्सेंट होने की वजह से, नोबल गैसेस तो आपको पता है वैसे स्टेबल होने की वजह से अट्रैक्शन शो करती नहीं है किसी से। तो कई बार क्या होता है, दे हैव ए न्यूक्लियस, इनके सेंटर में न्यूक्लियस है, आप लोगों को पता है। तो इलेक्ट्रॉन चारों ओर क्या करते हैं बच्चा, रिवॉल्व करते हैं, ये बात हमें पता है। तो ऐसा हो सकता है कई बार पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस की वजह से इस एक नॉन पोलर एटम के अंदर, नॉन पोलर सिमेट्रिकल एटम के अंदर, सिमेट्रिकल क्यों बोल रहे हैं, बिल्कुल कंप्लीट सिमेट्री के साथ है, अचानक से ऐसा हो सकता है नेगेटिव चार्ज यहाँ जाए और पॉजिटिव यहाँ आ जाए ड्यूरिंग द। और ऐसा क्यों होगा, ये सिमेट्रिकल से अनसिमेट्रिकल क्यों बन जाएगा? क्योंकि नेगेटिव चार्ज क्या कर सकता है, इसका नेगेटिव चार्ज इसके पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर दे, जिसके कारण ये खुद भी डिस्पर्स हो जाएगा और साथ वाले एटम को भी क्या कर लेगा, डिस्पर्स हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता था इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव को पहले डिस्पर्स कर ले, तो पॉसिबिलिटी ये भी थी कि इसका नेगेटिव ए एटम मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, ए एटम और बी एटम। ऐसा भी हो सकता था बी एटम का इलेक्ट्रॉन ए एटम के न्यूक्लियस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले, ठीक है। तो जो भी पहले अट्रैक्ट करेगा, मान लो सपोज इस एटम के इलेक्ट्रॉन ने इस एटम के न्यूक्लियस को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया और वो खुद क्या हो गया, डिस्पर्स हो गया। खुद तो डिस्पर्स हुआ ही, ऐसे डाइपोल को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस डाइपोल। क्या बोलते हैं? ऐसे डाइपोल को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस डाइपोल। और दूसरा जो एटम है जिसके अंदर इंस्टेंटेनियस डाइपोल की वजह से पोलैरिटी आई है, चार्ज आया है, उसको बोलते हैं हम क्या, इंड्यूस्ड डाइपोल। क्या बोलते हैं? इंड्यूस्ड डाइपोल।
तो इस तरह का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होगा, दिस इज कॉल्ड डिस्पर्जन फोर्स और लंदन फोर्स, एंड दिस इज प्रेजेंट इन द होमोएटॉमिक एटम। ठीक है, होमोएटॉमिक का बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, जैसे H2, O2, N2, और ये ऑलरेडी, और ये फोर्स कहाँ प्रेजेंट होता है, नोबल गैसेस में प्रेजेंट हो सकता है। और ये कैसे एटम्स के बीच में प्रेजेंट होगा, दे दोज आर कंप्लीटली सिमेट्रिकल, बट ड्यू टू इंस्टेंट अट्रैक्शन, इंस्टेंट डिस्पर्जन बिटवीन द, एक एटम में इंस्टेंट अगर पोलैरिटी क्रिएट होगी तो दूसरे एटम में भी पोलैरिटी इंड्यूस हो जाएगी, और जिस एटम में पोलैरिटी क्रिएट हुई उसे बोलेंगे इंस्टेंटेनियस डाइपोल, और जिसमें इंड्यूस हुई उसको बोलेंगे इंड्यूस डाइपोल। नाउ दे आर सिमेट्रिकल टू अनसिमेट्रिकल बन चुके हैं, उनके बीच में जो अट्रैक्शन डेवलप हुआ है, दिस इज कॉल्ड डिस्पर्जन फोर्स। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए, और ये काफी अट्रैक्टिव फोर्स होता है, आपको पता होना चाहिए, और ये बात मैं आपको शुरू से बता चुकी हूँ। लंदन नाम इसका क्यों पड़ा, क्योंकि इसे फ्रिट्ज लंदन ने सबसे पहले हमें एक्सप्लेन किया था। दैट्स व्हाई दे आर दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इज ऑल्सो कॉल्ड लंदन फोर्स। ठीक है, तो ऐसे पार्टिकल्स के बीच में भी, मतलब आप ये लगा के चलिए, चाहे कोई भी पार्टिकल हो, चाहे वो पोलर हो, नॉन पोलर हो, किसी भी तरह का पार्टिकल हो, ऑल पार्टिकल हैव सम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, चाहे वो नोबल गैसेज हो, उनके बीच में भी कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होता है। ठीक है, इतना पता होना चाहिए। इसके अलावा ये जो पार्टिकल्स हैं, इनके बीच का जो दो एटम्स हैं, ये जो पार्टिकल्स हैं, इनके बीच में जो डिस्टेंस है, दैट डिस्टेंस, दैट, और इनके बीच में जो फोर्स क्रिएट हुआ है, जो फोर्स है वो किस पे डिपेंड करता है, दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू radius or distance between the two atoms, and sixth power of the distance between the two atoms is inversely है किसके, the force of attraction between the particle. So force of attraction between these two particles, इनके बीच में तो कोई force of attraction नहीं था, बट अचानक से इसमें पोलैरिटी एक में क्रिएट हुई तो दूसरे में क्रिएट हो गई, और उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगा, दैट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सिक्स्थ पावर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल्स। ठीक है, दो पार्टिकल्स कोई भी हो सकते हैं, चाहे वो होमोएटॉमिक पार्टिकल्स हो, चाहे वो नोबल गैसेस हो। ठीक है, उनके बीच के डिस्टेंस का होगा। ठीक है, इतना पता होना चाहिए। अब बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो उनके बीच में डेवलप हो रहा है दो पार्टिकल्स के बीच में, उनकी स्ट्रेंथ के ऊपर अफेक्ट डाल सकते हैं। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स डिपेंड, जो दो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो फोर्स डेवलप हुआ है, डिस्पर्स फोर्स डेवलप हुआ है, उसकी जो फोर्स की जो स्ट्रेंथ है वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है। तो पहला फैक्टर है साइज ऑफ मॉलिक्यूल। अगर मॉलिक्यूल का साइज बड़ा होगा तो फोर्स उसमें जल्दी से इंस्टेंट डाइपोल क्रिएट होगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी जल्दी से क्या होगा, उसमें इंड्यूस्ड होगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल। अगर साइज बड़ा है किसी पार्टिकल का तो उतना ज्यादा उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, डिस्पर्जन फोर्स क्रिएट होने के चांसेस उतने ही ज्यादा रहेंगे। नेक्स्ट आ जाता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं, इट मीन साइज इंक्रीज हो रहा है, और साइज इंक्रीज होगा तो dispersion will more, or dispersion will more means force of attraction will more. So to increase the force of attraction to between the particle, the number of electron जिस भी हमारे एटम में ज्यादा होंगे उसमें उतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट आ जाता है मोलिकुलर स्ट्रक्चर। यस बच्चा, मोलिकुलर स्ट्रक्चर का जो कंसेप्ट है ये आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, बट अभी मैं आपको हिंट दे देती हूँ, क्योंकि ये आप लोगों ने कहीं ना कहीं 10th क्लास में पढ़ रखा है। 10th क्लास में आपने एक एग्जाम्पल पढ़ा था बेटा C5H12 का, जिसे हम बोलते थे पेंटेन। ठीक है, अगर हम इस पेंटेन के काफी सारे स्ट्रक्चर्स बनाए, क्या बनाए, काफी इसके स्ट्रक्चर्स अगर हम एक्सप्लेन करें तो आप इसे इस तरीके से भी बना सकते हैं, स्ट्रेट भी, आप इसे ब्रांच फॉर्म में भी बना सकते हैं, और आप इसे हाईली ब्रांच भी बना सकते हैं। ठीक है, ये आपको ऑलरेडी पता रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप कितने एच लगाएंगे, H12 है तो डेफिनेटली यहाँ पर कितने एच बनेंगे, आपके एच लगेंगे यहाँ 12। ठीक है, तो सेम फॉर्मूला है बट डिफरेंट स्ट्रक्चर है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो ये आपने टॉपिक कहीं ना कहीं सुना हुआ है पहले, बट आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स those isomers which have different structure but different structure अलग अलग है बट सेम फॉर्मूला सबका यही है, C5 है, H12 है। इसे बोलते हैं बेटा एन पेंटेन, इसे बोलते हैं आइसोपेंटेन, और इसे बोलते हैं नियोपेंटेन।
ठीक है। तो जितना ज्यादा ब्रांचिंग, ये स्ट्रेट चेन है, ये ब्रांच हो रहा है, ये हाईली ब्रांच हो रहा है, जितनी ज्यादा ब्रांचिंग इंक्रीज कर रही है उतना जो है बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज कर रहा है, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना घट रहा है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम रहेगा पेंटेन के केस में बिकॉज ऑफ हाई बॉइलिंग पॉइंट। जितना हायर बॉइलिंग पॉइंट है, हायर बॉइलिंग पॉइंट तभी है क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल मैक्सिमम है। ठीक है, तो अब आपको पता लगा साइज ऑफ मॉलिक्यूल। दोबारा सुनिए, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगा तो डिस्पर्जन फोर्स जो है वो तीन बातों पे डिपेंड करता है। अगर साइज बड़ा होगा तो डिस्पर्जन ज्यादा होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। अगर किसी एटम में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। तीसरा, अगर कोई हमारा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, मॉलिक्यूल तो एक ही है C5H12, बट उसके स्ट्रक्चर अलग अलग बनाए हैं, हमने 3 स्ट्रक्चर बनाए हैं। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। सो व्हाट इज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म? सेम फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अब अलग अलग स्ट्रक्चर है, तो हाईली ब्रांच जो होगा उसमें सरफेस एरिया क्या हो रहा है, मिनिमम ऑक्यूपाई हो रहा है, और जो स्ट्रेट चेन है उसके अंदर जो सरफेस एरिया है मैक्सिमम ऑक्यूपाई हो रहा है। जब सरफेस एरिया मैक्सिमम ऑक्यूपाई हो रहा है तो इस केस में जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हाई है, मींस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, मैक्सिमम है। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ डिस्पर्जन फोर्स और लंदन फोर्स। तो अभी आपको पता लगा लंदन फोर्स क्या होता है। हमारी यूनिट के अंदर हम लोगों को पढ़ना है अबाउट द टाइप ऑफ पार्टिकल। द पार्टिकल में बी सॉलिड पार्टिकल, लिक्विड पार्टिकल, गैस पार्टिकल। ठीक है, 3 ही पार्टिकल्स की स्टडी होगी, बट सॉलिड पार्टिकल की स्टडी हम अपनी 12th क्लास में डिटेल में करेंगे। तो आज हमने लिक्विड और गैसेस पार्टिकल को कंसेप्ट को ही डिटेल में पढ़ना है। और अभी मैंने आपको बताया जो भी पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होता है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होता है अगर गैसेस पार्टिकल के बीच में, तो वो कौन सा टाइप का फोर्स होता है। जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसे इंटर न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं अकॉर्डिंग टू वैन डर वाल, हमने 3 टाइप के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पढ़ने हैं। पहला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बेटा डिस्पर्जन फोर्स, this is called London force also, and second one is called dipole force, and third one is called dipole induced dipole force। तो पहला फोर्स था हमारा डिस्पर्जन फोर्स, जो ऐसा फोर्स जो सिर्फ नॉन पोलर पार्टिकल्स के बीच में प्रेजेंट है, या फिर बोल सकते हैं नोबल गैसेस के बीच में प्रेजेंट है, जिनमें एक्चुअली कोई चार्ज नहीं है। ऐसे पार्टिकल्स जिनमें कोई भी पोलैरिटी नहीं है, उनमें जो प्रेजेंट होता है उसे हम डिस्पर्जन फोर्स बोलते हैं। और डिस्पर्जन जो फोर्स होता है वो फ्रिट्ज लंदन ने एक्सप्लेन किया था, ये आपने सीखा। और ये जो डिस्पर्जन फोर्स होता है, ये जो फोर्स है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो 3 बातों पे डिपेंड करती है, साइज ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द डाइपोल फोर्स। अबाउट अवर सेकंड टाइप ऑफ फोर्स के बारे में हम पढ़ेंगे, दैट इज डाइपोल फोर्स। और डाइपोल का मतलब होता है बच्चे पोलर फोर्स। क्या पढ़ेंगे आज हम? पोलर फोर्स। पोलर फोर्स होता है पोलर टाइप के पार्टिकल्स के बीच में, मींस हेट्रोएटॉमिक पार्टिकल्स होंगे, ऐसे मतलब हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल होंगे, और ऐसे मॉलिक्यूल होंगे जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में लॉट ऑफ डिफरेंस होगा। उसके लिए बेस्ट एग्जांपल है HCl। ठीक है, तो अब आइए डाइपोल फोर्स दैट एक्सप्लेन बाय द किसम। ठीक है, किसम ने एक्सप्लेन किया था 1912 में एक्सप्लेन किया, तो इसे किसोम फोर्स भी बोलते हैं, किसोम इफेक्ट भी बोलते हैं, और किसोम ने इस कंसेप्ट को ओरिएंटेशन इफेक्ट भी बोला। ठीक है, अब ये जो फोर्स होता है ये लंदन फोर्स के कंपैरिजन में काफी स्ट्रॉन्ग नेचर का होता है। जो अभी हमने डिस्पर्जन फोर्स पढ़ा था जिसे हमने लंदन फोर्स बोला था, उससे कंपेयर करें तो ये जो फोर्स है, ये इसमें जो अट्रैक्शन है बिटवीन द पार्टिकल इज वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, वेरी हाई। ठीक है, तो अब इतना पता लगा। अब आइए, मैंने बोला कि जो डाइपोल है ये पोलर है। तो पोलर का मीनिंग क्या हो रहा है बच्चे? यहाँ पर एक मॉलिक्यूल ऐसा लेंगे जिसमें हाईली डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यू नो दैट क्लोरीन की और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। सेम एक मॉलिक्यूल और लेंगे जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा। ये बात हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं चैप्टर 3 में। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? किसी भी शेयरिंग बॉन्ड को जब 2 डिफरेंट एटम शेयर कर रहे हैं, मतलब 2 डिफरेंट एटम ने शेयरिंग कर रखी है और उनकी बीच की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में लॉट ऑफ डिफरेंस है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मींस अट्रैक्टिंग द शेयरिंग इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। ठीक है, कुछ जिनको इलेक्ट्रॉन की जरूरत हाईली होती है तो वो क्या करते हैं, अपने शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं और खुद कौन सा चार्ज कैरी करते हैं, पार्शियल नेगेटिव, और नेबरिंग एटम चार्ज कैरी करता है पार्शियल पॉजिटिव। तो आपको हमें ये बात ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि कुछ कोवलेंट बॉन्ड लगते हैं हमें, सिर्फ उनमें कोई चार्ज नहीं है, बट कोवलेंट बॉन्ड ऑल्सो हैव सम चार्ज ड्यू टू डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर, क्योंकि उन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिल्कुल डिफरेंट है। तो ऐसे पार्टिकल जो शुरू से अनसिमेट्रिकल है
उनमें ऑलरेडी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है, ये भी एक पोलर मॉलिक्यूल है बिकॉज ऑफ चार्ज, ये भी एक पोलर मॉलिक्यूल है बिकॉज ऑफ चार्ज, सो दे आर कॉल्ड डाइपोल डाइपोल फोर्स। तो दिस टाइप ऑफ फोर्स इज कॉल्ड डाइपोल डाइपोल फोर्स, ठीक है। और ये जो फोर्स होता है बच्चे, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है पार्टिकल्स के बीच में, अगर मैं बात करूं स्टेशनरी पोलर मॉलिक्यूल्स की, तो स्टेशनरी पोलर मॉलिक्यूल्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और द डिस्टेंस, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन द पार्टिकल्स, वो क्या होता है, इज फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द थर्ड पावर ऑफ द डिस्टेंस, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए। और अगर मैं बात करूं मूविंग पोलर पार्टिकल्स की, तो उसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन द पार्टिकल, वो होता है 6 पावर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स, ठीक है। फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द 6 पावर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स, ठीक है। दिस इज फॉर स्टेशनरी पोलर मॉलिक्यूल, स्टेशनरी। और स्टेशनरी पोलर मॉलिक्यूल जनरली सॉलिड होते हैं। स्टेशनरी पोलर मॉलिक्यूल्स ऐसे पोलर मॉलिक्यूल्स जो लगभग सॉलिड नेचर के हैं, और ऐसे मूविंग पोलर मॉलिक्यूल्स जो कि लिक्विड स्टेट में और गैसेस स्टेट में प्रेजेंट है, मेनली लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट है, ठीक है। तो उनके बीच में जो फोर्स होगा पार्टिकल्स के बीच में, वो उनके डिस्टेंस का क्या होगा, 6 पावर होगी, और इसमें क्या होगी, थर्ड पावर ऑफ देयर डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्स, ठीक है। इतना आपको पता होना चाहिए। दिस इज द डाइपोल डाइपोल फोर्स एंड दिस फोर्स इज स्ट्रॉन्गर देन द लंदन फोर्स, डिस्पर्सन फोर्स, ठीक है। इतना पता लगा। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फोर्स, दैट फोर्स इज कॉल्ड डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। अगले फोर्स की बात करेंगे जिसका नाम है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। और नाम से क्लियर हो रहा है बेटा, एक पार्टिकल ऐसा होगा जिसमें क्या होगा, पोलैरिटी होगी, चाहे आप HCl ले ले या AB कंसीडर कर लो, कुछ भी कर लो। एक तो ऐसा होगा जिसमें पोलैरिटी होगी जो ऑलरेडी अनसिमेट्रिकल होगा, ठीक है, डिस्पर्स हुआ होगा, और एक पार्टिकल होगा जो सिमेट्रिकल होगा जिसमें कोई चार्ज नहीं होगा, ठीक है। तो इस अनसिमेट्रिक मॉलिक्यूल की वजह से सिमेट्रिक मॉलिक्यूल के अंदर भी क्या आ जाएगा, चार्ज क्रिएट हो जाएगा, और उस चार्ज की वजह से अनसिमेट्रिक मॉलिक्यूल भी या अनसिमेट्रिक पार्टिकल भी हमारा क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो ऑलरेडी हमारा क्या था, पोलर था ही, और इसमें क्या हो गया, ये क्या था हमारा स्टार्टिंग में, नॉन पोलर पार्टिकल था, और इस पोलर की वजह से इसमें तो क्या आया, डाइपोल ऑलरेडी था, मतलब पोलर था ये ऑलरेडी, और इसमें क्या हुआ, डाइपोल इंड्यूस्ड हुआ, तो ये इंड्यूस्ड डाइपोल हो गया, ठीक है, पोलैरिटी इंड्यूस्ड हो गई। तो ऐसे एग्जाम्पल कहलाएंगे डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल के एग्जाम्पल्स, ठीक है। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। और इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन द पार्टिकल इज ऑल्सो 6 पावर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स, ठीक है। इतना आपको पता होना चाहिए। दिस इज डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स, ठीक है। एंड दिस एक्सप्लेन बाय द डिबाय, ये एक्सप्लेन किया था किसने, डिबाय ने एक्सप्लेन किया था दिस फोर्स इन 1920, ठीक है। इतना आपको पता होना चाहिए। तो आपने 3 टाइप के फोर्स पढ़े। पहले फोर्स थे जिसके अंदर दोनों पार्टिकल क्या थे, दोनों पार्टिकल नॉन पोलर थे। दूसरा फोर्स पढ़ा आपने डाइपोल डाइपोल फोर्स, उसके अंदर दोनों पार्टिकल शुरू से ही पोलर थे। और थर्ड आपने जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स पढ़ा, वो था जिसके अंदर एक पोलर है और एक नॉन पोलर है, ठीक है। तो पहला एग्जाम्पल था दोनों नॉन पोलर थे, दूसरा एग्जाम्पल था दोनों पोलर थे, और तीसरा एग्जाम्पल था पार्टिकल्स का जिसमें एक पोलर था और एक पोलर था और एक नॉन पोलर था, एक अनसिमेट्रिकल था और एक सिमेट्रिकल था, ठीक है। तो इतना पढ़ने के बाद दीज आर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द, और दीज 3 फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो भी मैंने आपको पढ़ा है, दे आर कॉल्ड वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कहने को अट्रैक्शन है पार्टिकल्स के बीच में, बट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन नहीं होता, लाइक ए सॉलिड पार्टिकल, जैसा अट्रैक्शन सॉलिड पार्टिकल्स के बीच में होता है, ठीक है। अब इतना पढ़ने के बाद हमारा अगला टॉपिक आएगा बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हम अपना लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं आज का, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में पढ़ेंगे। ये भी एक टाइप का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन द पार्टिकल्स। तो दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग, द बॉन्डिंग दैट इज प्रेजेंट बिटवीन द हाइड्रोजन एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, द बॉन्डिंग दैट इज प्रेजेंट बिटवीन द हाइड्रोजन, ऐसी बॉन्डिंग जो हाइड्रोजन की अपने मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ प्रेजेंट है। वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फ्लोरीन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है। इसको हम याद करते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल फोन।
तो कभी भी आपको बात से पूछा जाए व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो आपके माइंड में एक ही आना चाहिए, फोन। फोन क्या है यहाँ पर, एफ यहाँ फ्लोरीन है, ओ यहाँ ऑक्सीजन है और एन यहाँ नाइट्रोजन है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द हाइड्रोजन एंड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, इसे हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। और ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ये बेटा 2 टाइप की होती है। एक होती है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और एक होती है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक होती है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और एक होती है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो वन बाय वन वी विल टेक सम एग्जांपल टू एक्सप्लेन द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, सपोज मेरे पास एक मॉलिक्यूल है HF का, आपको पता है HF, F यहाँ पर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज कैरी करता है, हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है। आपको ये बात पता है बिकॉज ऑफ डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द 2 एटम्स। सो इफ इट मेक ए बॉन्डिंग विद द अदर HF हाइड्रोजन फ्लोराइड मॉलिक्यूल, तो एक हाइड्रोजन एटम ने, देखो आपको एक कोवलेंट बॉन्ड कैसे दिखाते हैं, 2 एटम के बीच में थिक लाइन से दिखाते हैं, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे रिप्रेजेंट करनी है, आपको ऐसे डैश लाइन से रिप्रेजेंट करनी है। 1 हाइड्रोजन एटम ऑफ अदर मॉलिक्यूल एंड 1 फ्लोरीन एटम ऑफ अ डिफरेंट मॉलिक्यूल, एक का इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और एक का हाइड्रोजन, उन दोनों ने बॉन्डिंग की हुई है आपस में, दैट बॉन्डिंग इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और उन्होंने आपस में जो बॉन्डिंग की है वो कोवलेंट बॉन्डिंग है, बट 2 अलग अलग हमारे पास मॉलिक्यूल है और उनके बीच में जो डैश लाइन से बॉन्डिंग रिप्रेजेंट करी है, दैट बॉन्डिंग इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसे बोलते हैं बेटा हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो आपको पता लगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग को किससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब आ जाइए, और एक तरह से ये जो मैंने एग्जांपल बताया है ये आप लोगों का इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एग्जांपल बन जाता है। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ही एग्जांपल बन जाता है, बिकॉज इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो होती है द बॉन्डिंग बिटवीन 2 डिफरेंट पार्टिकल्स। ये एक ही पार्टिकल के अंदर नहीं है, ये डिफरेंट पार्टिकल्स के अंदर बॉन्डिंग है। ठीक है हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही, लेकिन ये मॉलिक्यूल अलग अलग है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो अब हम इस इंटर और इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करते हैं कि व्हाट आर इंटर एंड व्हाट आर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। द डिफरेंस बिटवीन द इंटरमोलिकुलर एंड इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो वन बाय वन वी विल टेक सम एग्जांपल्स। अगर मैं बात करूं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, तो बेटा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ऐसी बॉन्डिंग जो बिटवीन द मॉलिक्यूल है, हमें किसी सेपरेट मॉलिक्यूल की जरूरत नहीं पड़ेगी बॉन्डिंग शो आउट करने के लिए। ये ऐसी बॉन्डिंग है जो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट है। तो इसके लिए बेस्ट एग्जांपल हम लेंगे, हमारे पास एग्जांपल है, आपको मैं बता दूं, दिस इज कॉल्ड फिनोल, दिस इज कॉल्ड बेंजीन, इसे बेंजीन बोलते हैं, और बेंजीन के ऊपर OH लगा दें तो इसे फिनोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिनोल। अब आपको धीरे धीरे करके ऑर्गेनिक के सभी नाम याद करने हैं। और अगर मैं इसकी इस पोजीशन को मैंने आपको लास्ट क्लास में बता चुकी हूँ, एक बार ये ऑर्थो होता है, ये मेटा होता है, ये पैरा होता है। तो इस अगर मैं यहाँ पर NO2 लगा दूं, NO2 इसको बोलते हैं ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। फिनोल। अब आपको पता लगा ये बेंजीन है और बेंजीन पे अगर मैं OH लगा दूं तो ये फिनोल है। ठीक है, और इसकी ऑर्थो पोजीशन पे, ये ऑर्थो पोजीशन होती है, ये दोनों ऑर्थो पोजीशन होती है, ये मेटा होती है, और सामने वाली फ्रंट पोजीशन को पैरा बोलते हैं। ये ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ अपनी क्लास में। तो आप देखेंगे इस मॉलिक्यूल के अंदर इसका हाइड्रोजन और OH का हाइड्रोजन, हाइड्रोक्सी ग्रुप का हाइड्रोजन और नाइट्रो ग्रुप का ऑक्सीजन आपस में बॉन्डिंग कर रहे हैं, लेकिन मॉलिक्यूल पूरा एक ही है। ऑर्थो नाइट्रोफिनोल एक ही मॉलिक्यूल है, लेकिन OH का H और NO2 में O आपस में बॉन्डिंग कर रहे हैं। दिस बॉन्डिंग इज कॉल्ड इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, द बॉन्डिंग दैट इज प्रेजेंट बिटवीन द मॉलिक्यूल। ठीक है, नॉट बिटवीन द डिफरेंट मॉलिक्यूल, बिटवीन द मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल के अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। इन ए सिंगल मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग विल टेक्स प्लेस। दिस इज कॉल्ड इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में बॉइलिंग पॉइंट जो होता है मॉलिक्यूल्स का वो वीक होता है। ठीक है, और अगर मैं यहीं पे एग्जांपल बात कर लूं इंटरमोलिकुलर, तो इंटरमोलिकुलर की बहुत एग्जांपल हैं इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने के लिए। तो हम सिंपल एग्जांपल लें, तो जैसे अभी मैंने एग्जांपल लिया भी था, HF
HF, ये अलग अलग मॉलिक्यूल है और इनके बीच में बॉन्डिंग रिप्रेजेंट हो रही है और ये बॉन्डिंग हमेशा हमेशा डैश डैश लाइन से हमें रिप्रेजेंट करनी है। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर, द बॉन्डिंग प्रेजेंट बिटवीन द टू डिफरेंट मॉलिक्यूल, और this bonding is very strong bonding as compared to intramolecular hydrogen bonding, and the intermolecular hydrogen bonding show by the those particle which have high boiling point। ऐसे पार्टिकल होंगे इनका बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा हाई होगा और वोल्टिलिटी क्या होगी इस तरह के पार्टिकल्स की वेरी लो होगी। मतलब ये पार्टिकल इस तरह के जो इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेंगे वो पार्टिकल जल्दी से इवेपोरेट नहीं होंगे, और इंट्रामॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो शो करेंगे वो पार्टिकल जल्दी इवेपोरेट होंगे और उनका बॉइलिंग पॉइंट लेस होगा। ठीक है, इतना आपको पता हो। और कहाँ देखी जाती है ये बॉन्डिंग, ये मैं एग्जांपल ले रही हूँ और आप लोगों को पता है ये अमोनिया का मॉलिक्यूल मैंने बनाया है। अमोनिया मींस NH3, तो एक का हम H ले रहे हैं और एक का N ले रहे हैं। मैंने आपको शुरू से ही बताया था द बॉन्डिंग प्रेजेंट बिटवीन हाइड्रोजन एंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक FON। तो इसमें एक का H है एक का N है, सेम इसी तरीके से दोबारा बना सकते हैं। एक का H ले ले एक का N ले ले, तो अमोनिया मॉलिक्यूल के अंदर भी देखो एक का H एक का N एक का H एक का N, तो इनके बीच में जो बॉन्डिंग है ये भी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है बिकॉज मॉलिक्यूल्स अलग अलग हैं। ठीक है, ये और किस तरीके से हम इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग रिप्रेजेंट कर सकते हैं बेटा। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग रिप्रेजेंट करने के लिए एग्जांपल वाटर का भी बहुत अच्छा एग्जांपल है। वाटर का आपस में पार्टिकल, वाटर के जो पार्टिकल है आपस में कोवलेंट बॉन्डिंग शो करते हैं, बट वाटर का पार्टिकल दूसरे वाटर के पार्टिकल के हाइड्रोजन के साथ कैसी बॉन्डिंग शो कर सकता है। दिस इज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दैट शो बाय द वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में जो भी बॉन्डिंग होगी दिस इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और मैंने कुछ इसकी आपको प्रॉपर्टीज बता दी हैं। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो क्या होती है, उसमें बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, पार्टिकल्स सब आपस में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी शो करते हैं और इनकी वोल्टिलिटी इवेपोरेशन रेट लो होता है इंटरमॉलिक्यूलर पार्टिकल्स का। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो भी शो करते हैं उनका वोल्टिलिटी रेट कम होता है, बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, एसोसिएशन प्रॉपर्टी मोर होती है। ठीक है, इतना आपको पता हो। इसके अलावा ये जो पार्टिकल्स हैं कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे अगर हम बात करें सॉल्युबिलिटी, तो सॉल्युबिलिटी इन पार्टिकल्स की काफी हाई होती है। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो भी शो करते हैं उनमें सॉल्युबिलिटी का रेट हाई होता है। जैसे मैं अगर बात करूं अल्कोहल को वाटर में डाला है तो अल्कोहल वाटर में क्यों डिसॉल्व हुआ, क्योंकि अल्कोहल ने वाटर के साथ क्या बना ली है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना ली है, तो सॉल्युबिलिटी रेट हाई होता है। इतना आपको पता हो। तो दीज आर द सम प्रॉपर्टीज ऑफ द इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो ये आपको ये पता लगा। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का एग्जाम्पल मैंने दिया आपको। यही इस बात को समझाने के लिए मैं और बता सकती हूँ एक आपको इंटरमॉलिक्यूल को सेम इसी जैसा एक एग्जाम्पल लेने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक मॉलिक्यूल ले सकते हैं, उस पर नाइट्रो पोजिशन लगा सकते हैं, दूसरा भी एक मॉलिक्यूल ले लेंगे, उस पर भी हम, तो ये एक मॉलिक्यूल है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, और ये मॉलिक्यूल आपस में कैसी बॉन्डिंग शो कर रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहा है। इसको बोलते हैं पैरानाइट्रोफिनॉल, और ये भी क्या है, पैरानाइट्रोफिनॉल। पैरा क्यों बोल रहे हैं, फिनॉल तो आप लोगों को पता लग गया, बेंजीन की रिंग है, ये बेंजीन की रिंग है, बेंजीन की रिंग के ऊपर जो हम OH लगाते हैं वो है फिनॉल और नाइट, सामने वाली पोजीशन को पैरा बोलते हैं बेटा, तो इसको बोलेंगे पैरानाइट्रोफिनॉल। इनमें जो ये अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्डिंग है, तो ये किसका एग्जांपल बन गया, इंटरमॉलिक्यूलर। तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के हमने बहुत सारे एग्जांपल अभी तक पढ़ लिए हैं। तो इन पे कई बार एक क्वेश्चन भी आता है कि ये तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है जो भी हमने बनाया था, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल जो होते हैं वो ज्यादा, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल के जो पार्टिकल्स होते हैं देयर बॉइलिंग पॉइंट, अगर इन दोनों की बॉइलिंग पॉइंट में कंपैरिजन आ जाए कि विच हैज हाई बॉइलिंग पॉइंट, तो अभी मैंने आपको बताया इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो शो करते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। ठीक है, इतना आप लोगों को पता हो। और ठीक है, तो अच्छा एक क्वेश्चन ये भी आता है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल को किस मेथड से सेपरेट किया जाएगा, तो मेथड का नाम है स्टीम डिस्टिलेशन मेथड। तो विद द हेल्प ऑफ विच मेथड वी सेपरेट आउट द ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड पैरानाइट्रोफिनॉल, द मेथड इज कॉल्ड स्टीम डिस्टिलेशन मेथड। ये क्वेश्चन हमारा 12th क्लास में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है कि
कि विद द हेल्प ऑफ विच टेक्निक वी सेपरेट आउट द ऑर्थोनाइट्रोफिनोल एंड पैरानाइट्रोफिनोल। सपोज हम एक रिएक्शन कर रहे हैं और उसके अंदर ऑर्थोनाइट्रोफिनोल और पैरानाइट्रोफिनोल दोनों एक साथ बन गए, तो हाउ वी सेपरेट दीज टू। तो ऑर्थोनाइट्रोफिनोल इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है, पैरानाइट्रोफिनोल इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है, और इनको सेपरेट करने का जो टेक्निक है दैट इज स्टीम डिस्टिलेशन टेक्निक। ठीक है, ये इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल का जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा, हम इसको जल्दी ले लेंगे, सेपरेट कर लेंगे। और पैरानाइट्रोफिनोल का बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई है, तो वो उस बीकर के अंदर उस कॉनिकल फ्लास्क में एज इट इज रह जाएगा, उसको हम अलग से सेपरेट आउट कर लेंगे। तो दिस मेथड इज कॉल्ड स्टीम डिस्टिलेशन। तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा। ठीक है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा मतलब उसका वोल्टिलिटी रेट, इवेपोरेशन रेट हाई होगा। तो ऑर्थोनाइट्रोफिनोल की वोल्टिलिटी हाई होती है और ये इसकी जो है हमारा पैरानाइट्रोफिनोल के केस में वोल्टिलिटी रेट कम होता है। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। तो आज हमने बॉन्डिंग के बारे में डिस्कस किया। पहली बॉन्डिंग डिस्पर्जन फोर्स, बॉन्डिंग मीन्स टाइप ऑफ ए फोर्स ही होता है। तो पहले हमने डिस्कस किया डिस्पर्जन फोर्स के बारे में, दैट विच इज ऑल्सो कॉल्ड लंदन फोर्स। देन वी विल डिस्कस अभी इसके बाद हमने जो आगे भी हमने इन टॉपिक्स के बारे में फर्दर डिस्कस करना है। जो हमारी टॉपिक रहा है वो क्या रहा है, डाइपोल डाइपोल फोर्स पढ़ा हमने, उसके बाद पढ़ा डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स पढ़ा, और लास्ट टॉपिक रहा हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग टॉपिक है ये चैप्टर 5 और चैप्टर 4 दोनों में दिया हुआ है, इसलिए मैंने आपको चैप्टर 4 में नहीं कराया। चैप्टर 5 में इस टॉपिक को हम दोबारा से देखा है हमने कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, द बॉन्डिंग दैट इज प्रेजेंट बिटवीन हाइड्रोजन एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, एंड द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स में बी फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। और हमें इसे याद करने का तरीका है फोन से हम इसे याद करते हैं। दिस इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग आर ऑफ टू टाइप, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द टॉपिक दैट इज थर्मल एनर्जी। ठीक है, ओके, सो डू योर वर्क इन ए नीट एंड क्लीन वे एंड रेगुलरली।